Good morning. Welcome to Vyas Academy. From today, we are going to start new chapter. So first chapter from chemistry class 12 solutions. कोशिश करेंगे कि आपका NCERT का सारा टॉपिक्स कवर अप करते चले एंड मेन थिंग जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स, उस पर भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज सोल्यूशन. व्हाट इज सोल्यूशन? आपने इस टर्म को पहले भी सुना होगा कि सोल्यूशन एक्चुअली होता क्या है. सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. चलिए लिख देते हैं यहाँ पे. सोल्यूशन होता क्या है? सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. यहाँ पे एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा. एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले अगर मैं सोल्यूट किसको बोल रहा हूँ? NaCl. सॉल्ट इसको मैंने किस में ऐड किया? वाटर में. सॉल्ट प्लस वाटर आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? ये सॉल्यूशन. इसको रिजल्टिंग हम कहेंगे सॉल्यूशन. ठीक है. इसमें सॉल्यूट वो कहलाता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है सॉल्यूशन के अंदर में. सॉल्वेंट उस चीज को कहते हैं हम जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी किसी सॉल्यूशन में. फाइन, आगे बढ़ते हैं. मैंने बताया था कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. इसमें द प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी एडजस्टेड विद इन द सर्टेन लिमिट्स. और ये कैसे एडजस्ट होगा इसको अपन आगे पढ़ेंगे. यहाँ पे सॉल्यूशन इज अ यूनिफॉर्म या होमोजेनियस मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं? होमोजेनियस मतलब सेम, यूनिफॉर्म मतलब भी क्या होता है? सेम. तो जो कंपोजिशन होगा किसी भी सॉल्यूट का, जब आपने सॉल्यूट को ऐड किया है सॉल्वेंट में, जब आपने नमक को डाला है पानी में, उस पर्टिकुलर केस में जो उसका कंपोजिशन होगा ना नमक का, वाटर के जैसे ग्लास में पानी लिया, उसमें 2 चम्मच नमक डाल के मिक्स कर दिया, टेस्ट कर रहे हैं तो शुरू में भी वैसा ही सेम टेस्ट आएगा जितना आखिरी के पानी में भी बचा हुआ भी टेस्ट आएगा. मतलब इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द सॉल्वेंट. ठीक है. आते हैं बाइनरी सॉल्यूशन पे. इस चैप्टर पे आपको बोला गया कि आप सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन में ही पढ़ेंगे हम. इस चैप्टर में जो अपने को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन. तो बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है? मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब बोलोगे सर ये तो आप सॉल्यूशन क्यों नहीं बोल सकते, फिर बाइनरी लगाने की क्या जरूरत है? सॉल्यूट सॉल्वेंट तो अपन पहले भी पढ़े हैं. बाइनरी वर्ड का मतलब होता है जिसमें दो ही चीज हो. बाइनरी मतलब टू. एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट. ठीक है. जैसे कि मैं इसमें शुगर ऐड कर रहा हूं वाटर में. ठीक है. तो जब शुगर ऐड करोगे वाटर में तो ये क्या कहलाएगा? शुगर सॉल्यूशन. ठीक है. अगर इसमें मैं सॉल्ट भी ऐड कर दिया तब ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें कितने सॉल्यूट आ गए? 2 सॉल्यूट आ गए ना. अपने को सॉल्यूट कितना चाहिए? एक. तो एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट दोनों आपस में मिक्स होंगे तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन. एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट में कि जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो तो उन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए. ओके. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होने से सॉल्यूशन तभी बनेगा जब दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं है. सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन होना चाहिए, सिर्फ घुलना चाहिए वो. फाइन. तो बाइनरी सॉल्यूशन हमने बताया था इट कैन बी डिफाइंड इन एज मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब देखो इस सॉल्यूशन में जो लार्जर क्वांटिटी में रहता है, अभी बता चुके हम आपको इसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. अब लार्जर क्वांटिटी अपन मास से भी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम से भी मेजर कर सकते हैं, एक्सेट्रा. आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे. Solution can be classified into many different types based upon different criteria. And what are those different criteria? हम अभी देखने वाले हैं. Okay. First classification is based on physical state of solution. अब physical state of solution means हम उसको देख के कैसे imagine कर पा रहे हैं कि वो solid state में है, liquid state में है, gas state में है, कौन से state of matter पे solution according to which हम यहाँ पे classification पढ़ रहे हैं. First is solid solutions. Okay. किसको हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे? जिसमें सॉल्वेंट किस स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट पे रहेगा. अब सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में रहेगा तो आप उसमें किसी भी चीज को डिसॉल्व करो, फाइनल स्टेट ऑफ मैटर तो सॉलिड ही आएगा, क्योंकि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वही डिसाइड करेगा ना कि कौन से स्टेट ऑफ मैटर को दर्शाना है सॉल्यूशन में. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पानी में आपने नमक डाला, नमक था सॉलिड स्टेट पे, वाटर था लिक्विड स्टेट में, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कौन से स्टेट में आता है? लिक्विड स्टेट में ही आता है. क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट है जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसका स्टेट ऑफ मैटर से ही सॉल्यूशन का स्टेट ऑफ मैटर डिसाइड होता है. फाइन. चलिए सॉलिड सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉलिड और सॉलिड के मिक्सिंग से जो बनेगा वो बनता है एलॉय. एलॉय आप जानते हैं. ठीक.
एलॉयस कब होते हैं, जैसे किसको बोलते हैं, जैसे दो सॉल्यूड है, दो सॉलिड है, दोनों सॉलिड को आपने उसके मेल्टिंग पॉइंट पे ले जा करके हीट कर दिया और दोनों मेल्ट भी हो गए। अब मेल्ट करने के बाद दोनों को आपने मिक्स कर दिया, फ्यूज कर दिया, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा वो कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन और एलॉय। ओके। सेकेंड इज, जब हमारे पास सॉल्यूट कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, और सॉल्वेंट कौन से स्टेट में, सॉलिड। सोडियम ले लो या जिंक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जिंक ले लेते हैं, ठीक है। हमारा सॉल्वेंट क्या है, जिंक। इसमें ऐड क्या किया हमने, मरकरी। हम जानते हैं रूम टेम्परेचर पे मरकरी लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, तो जब हमने जिंक में मरकरी को ऐड किया तो ये जो सॉल्यूशन बनता है ZnHg, इट इज नोन एज जिंक एमलगम, यानी कि alloys of mercury are known as amalgam, ठीक। नेक्स्ट इज गैस इज डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, ठीक है। अब गैस डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, ये बेस्ट एग्जांपल इसका मैं दे सकता हूं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। जब अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक है डी ब्लॉक की, दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक चेयर है, एक बेंच है, बेंच में 3 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। 3 लोग बैठ गए और किसी के बैठने की जगह नहीं है, ओके। बट अगर एक छोटा बच्चा आ जाए तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है साइड सरका के, क्योंकि उसको ज्यादा जगह चाहिए नहीं। ठीक वैसे ही अगर मैं एग्जांपल लेता हूं किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो एलिमेंट अपने सॉलिड स्टेट में जब एक पर्टिकुलर क्लोज पैकिंग में अरेंज्ड है, तो इनके बीच का जो खाली स्पेस होता है, ये स्पेसेस का यानी size of vacant space is greater than size of few non metals, ठीक है। एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ओके। सो हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये जो एलिमेंट्स है, इनका एटॉमिक मास छोटा, एटॉमिक रेडियस छोटा, तो ये आराम से यहां पे आकर के फिट हो सकते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज ये था आयरन का स्ट्रक्चर, आयरन का, इसमें जो खाली जगह है, इन खाली जगहों पर, हाँ, इन खाली जगहों पर अगर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन आकर के ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड कहलाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। तो मैं ये समझा क्यों रहा हूं आपको, अपना जो तीसरा क्लासिफिकेशन था इस पे, जिसमें सॉल्यूट क्या था, गैस स्टेट में था, और सॉल्वेंट कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। ये रहा हमारा सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में, और ये जो गैसेस आ रहे हैं ये कौन से स्टेट में, सॉरी ये जो दूसरे एटम्स आ रहे हैं ये कौन से स्टेट में, सॉल्यूट्स, गैसियस स्टेट में। तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा वो भी किस में रहेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट पे ही रहेगा। एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस इन विच सॉल्यूट इज गैस। फाइन, वापस बढ़ते हैं आगे। लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन भी बड़ा आसान है कि इसमें आप किसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसमें सॉल्यूट आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में एग्जिस्ट कर सकता है, बट सॉल्वेंट कौन रहेगा, लिक्विड रहेगा। बड़ा आसान है, सॉलिड एंड लिक्विड, नमक और पानी। नमक को आपने पानी में डाला, रिजल्टिंग सॉल्यूशन किस में रहेगा, सॉलिड लिक्विड स्टेट पे रहेगा। बहुत सारे शुगर एंड वाटर कर दिया, आयोडीन क्रिस्टल्स इन अल्कोहल कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड एंड लिक्विड, अल्कोहल एंड वाटर, ओके। जब अल्कोहल और वाटर डिसॉल्व होंगे तो लिक्विड, अल्कोहल जो था सॉल्यूट, वो भी हमारा लिक्विड स्टेट में था, और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड स्टेट पे रहेगा। गैस इन लिक्विड, अब ये अपन जानते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जब अपन कोल्ड ड्रिंक्स में ओपन करते हैं तो फिजिक्स इफेक्ट होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं, यानी कि उसके अंदर पे अपन अरेटेड ड्रिंक्स बनाते हैं, उसको हाई प्रेशर में गैसेस को सोल्यूबल किया जाता है, मिक्स डिसॉल्व कराया जाता है किसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर में, अरेटेड ड्रिंक्स बनाने के लिए। ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, सबसे बेस्ट एग्जांपल, पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, उसके फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूँ, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो जगह है वहां पे ऑक्सीजन होता है, तभी तो एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं ना, बिना ऑक्सीजन के कहाँ कोई सर्वाइव कर पाएगा। आते हैं गैसियस सॉल्यूशन में। अब गैसियस सॉल्यूशन में सॉलिड एंड गैस, हमारा सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड, और सॉल्वेंट कैसा है,
गैस, ठीक है। अब आयोडीन इन वेपर, एग्जांपल किसका डालें, आयोडीन इन वेपर, ठीक है। आयोडीन इज अ सब्लिमेट, सब्लिमेट आप समझते हैं जो वोलाटाइल होते हैं, जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है, जो बड़े आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आयोडीन इज अ सब्लिमेट, तो जब वो सब्लिमेट वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो है तो सॉलिड स्टेट में, बट चला किस स्टेट में गया, ये एयर में जाके मिक्स हुआ, तो आयोडीन के क्रिस्टल्स इन एयर, हो गया एग्जांपल किसका, गैसियस सॉल्यूशन का। लिक्विड इन गैस, सबसे बहुत आसान, पानी को उबाल दो, वेपर जब एयर में चले जाएंगे जो बनेगा वेपर इन वाटर, वेपर इन एयर। गैस इन गैस, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा कि जो हमारा कंपोजिशन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का, उसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी, एंड फ्यू अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस, एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों गैस स्टेट पे एग्जिस्ट करेंगे। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, तो बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, इसमें आप क्या कर सकते हो तीन क्लासिफिकेशन में, दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा रहेगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे वर्ड कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जो जिसमें क्वांटिटी पूरी हो चुकी है या ज्यादा है, पूरी हो चुकी नहीं बोलेंगे, जिसमें क्वांटिटी ज्यादा है, किसकी क्वांटिटी, सॉल्यूट की क्वांटिटी। डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक चुटकी नमक डाल दिए एक बाल्टी पानी में, 10 लीटर्स ऑफ वाटर में अगर एक चुटकी नमक, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अपने पास 250 ml वाटर है, उसमें अगर 100 ग्राम्स NaCl ऐड कर दिए तो क्वांटिटी बढ़ गई ना, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, कंसंट्रेट हो गया। तो जहां पे सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जहां पे सॉल्यूट की क्वांटिटी कम वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड के बाद में जो स्टेट आता है उसको बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब पीक, अपनी लिमिट तक वो जा करके सॉल्यूट को ऐड कर चुका है सॉल्वेंट, उससे ज्यादा ऐड नहीं हो पाएगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। देख लीजिए डेफिनेशन, ठीक, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया एग्जांपल दिया इसमें, 1 स्पून शुगर आपने ऐड किया ग्लास ऑफ वाटर, कोई दिक्कत नहीं, मीठा लगेगा पानी, बहुत ज्यादा ऐड कर दिया तो चाशनी बन जाएगा, ठीक, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसकी हम बात कर रहे थे। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिनमें रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर पाना पॉसिबल नहीं है, वो सैचुरेट हो गए, वो अपनी लिमिट को हिट कर दिए हैं। तो सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in given amount of solvent at particular temperature and pressure। यहाँ पे इस पॉइंट को बोल रहा हूँ, any extra solute remains undissolved, आपने और कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूट दिया डिसॉल्व नहीं होगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अपोजिट ऑफ सैचुरेट, सैचुरेटेड में आप और सॉल्यूट ऐड कर नहीं पा रहे थे, अनसैचुरेटेड में आप सॉल्यूट ऐड कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। अब आप इसको ऐसे एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो कि जैसे शक्कर लाके अपन घर में डब्बे में भरते हैं, पूरा भर दिया, बचा हुआ है और डालना है, थोड़ा साइड साइड से मारोगे, जगह बन जाता है, स्पेस बन जाता है, आप और ऐड कर सकते हो। तो वहां पे मैं एनर्जी बाहर से दे रहा हूँ। तो इसके केस में भी क्या होता है पता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, उसको हमने हीट कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप हीट किए मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, रीअरेंज होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जगह और खाली हो जाता है। समझ आया? देखिए ऐसे बताते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिया है वाटर का, इसमें पूरी तरीके से NaCl भर चुका है और NaCl आप इसमें ऐड कर ही नहीं सकते, सैचुरेट हो चुका है। बट जैसे ही मैं इसको नीचे से थोड़ा सा हीट करूंगा, मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होंगे, मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होंगे तो थोड़ा सा स्पेस और खाली हो जाएगा, जिसमें आप और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसकी पूरी लिमिट को आपने पास करा दिया, हिट करा दिया कि इससे ज्यादा तो सैचुरेट आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। इट इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या समझ आया अपने को कि जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर से हट के हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दिया, मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हुए और थोड़ा जगह खाली हुआ, उन जगह पे जब अपन थोड़ा सा और सॉल्यूट ऐड कर पाए, सॉल्यूशन अपनी पीक से भी थोड़ा ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर चुका है, अब वो सुपर सैचुरेटेड स्टेट में चला गया है। इसके बाद अगर मैं और ज्यादा सॉल्यूट ऐड किया तो यहां पे क्रिस्टल्स अपीयर हो जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, उससे ज्यादा सॉल्यूबल, इससे ज्यादा सॉल्यूट को सॉल्यूबल कराया नहीं जा सकता।
ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है सुपर सैचुरेटेड केस में, वहां तक बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स अपीयर हो जाते हैं, उसके बाद सॉल्यूबल नहीं होगा। आई होप ये समझ आया होगा, एग्जांपल से आप देख सकते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो था जिसके अंदर पे अपन सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। अब सैचुरेटेड जिसके अंदर सॉल्यूट अपने मैक्सिमम अमाउंट तक पहले से ही प्रेजेंट है, और ज्यादा ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहां पे जो सुपर सैचुरेटेड है देखो, और अगर आप ऐड कर रहे हो तो बिकम्स हाईली अनस्टेबल, और यहाँ पे क्रिस्टल्स फॉर्म होने लग जाते हैं, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। ओके, इसमें और ज्यादा सॉल्यूट आप एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ऐड नहीं कर सकते। फाइन। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। ये बड़ा आसान है। कंडक्टिविटी आप समझते हैं, कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब ये वर्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम उनको बोलते हैं जिनमें डिसोसिएशन ऑफ आयंस होता है। लेट अस सपोज कि आपने NaCl को अपने पानी में डाला, एक्वस सॉल्यूशन किस में टूटता है? ये Na प्लस एंड Cl माइनस, एक कैटायन और एक एनायन में। तो जहां पे चार्जेस का डिफरेंस आ गया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ ना, कहां से कहां पे? सोडियम से क्लोरीन पे। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी आती है। हेंस दिस सॉल्यूशंस आर कंडक्टिंग, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, देख लो, सॉल्यूशन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ओके, ये एसिड, सॉल्ट एंड बेसिस अगर आप सॉल्वेंट में ऐड किए हैं तो वो कंडक्टिंग रहेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। जैसे शुगर इन वाटर, वाटर को आपने, वाटर में आपने शुगर को ऐड किया, शुगर पानी में डिसोसिएट नहीं होगा। जब डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है कैटायन और एनायन में, तो सॉल्यूबल ही रहा और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्जेस चाहिए, जहां पे चार्जेस है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, हैंड सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइटिक। और जहां पे इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, जहां पे चार्जेस नहीं है, सॉल्यूशन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। फाइन, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स पे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, यहां से अपने को बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। सबसे पहले इसको समझते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। ध्यान लगाना, वो तो है ही, पढ़ाई के कंसेप्ट में ध्यान लगाना। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन मतलब होता है क्वांटिटी या मात्रा, ठीक है, हिंदी वाला मात्रा नहीं, क्वांटिटी या मात्रा, क्वांटिटी वाला मात्रा, अमाउंट। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन किस चीज का निकालने वाले हैं? तो कंसंट्रेशन अपन सॉल्यूशन में निकालेंगे किस चीज का? सॉल्यूट का, ठीक है। अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसे निकलता है, और कंसंट्रेशन निकालने के बहुत सारे टर्म्स है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, जब अपने घर पे खाना बना है, दाल बनी है, नमक ज्यादा पड़ गया, तो आप मम्मी को ये बोलते हो क्या कि मम्मी, जब आप मम्मी के पास शिकायत की है कि मम्मी देखो तो हमने खाना खाया, इस पे दाल बहुत तेज लग रहा है, तो मम्मी ये थोड़ी बोलती हैं कि नमक में दाल ज्यादा डल गई, है ना। बोला तो यही जाता है ना कि दाल में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि दाल जो बन रही थी उसमें सॉल्यूट कौन है? सॉल्ट, नमक। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन या क्वांटिटी ज्यादा किसकी हो गई बताया जाता है? नमक की, यानी सॉल्यूट की। तो किसी भी सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन हम किसका निकालते हैं? सॉल्यूट का निकालते हैं, और बची हुई 100 से आप माइनस करके आप बचा हुआ क्वांटिटी फिर किसका हो जाएगा? सॉल्वेंट का ही हो जाएगा। ये इतना ही आसान है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकाला तो बचा हुआ किसका रहेगा? सॉल्वेंट का ही रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने का तरीका है मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ solute upon mass of solution into 100। इससे निकल आएगा बेटा आपका मास परसेंटेज। ओके, अब एक चीज अपन यहाँ पे क्लियर कट कर लेते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं कि अपन क्या क्या चीज यहाँ पे अजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो क्या सारा न्यूमेरिकल उसके हिसाब से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए हम मान के चल रहे हैं सॉल्यूट,
ठीक है। बी हम मान के चल रहे हैं सॉल्वेंट, एस किसको मानेंगे, सॉल्यूशन। ये मैं एब्रीविएशन बता रहा हूं जो अपन यूज करेंगे आगे। W विल बी गिवन मास, M विल बी मोलर मास। ओके, तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे कि जहां पे मैं M ले रहा हूं वो मोलर मास है, जहां W ले रहा हूं वो गिवन मास है। तो इसको अपन और क्या से लिख सकते हैं, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, मैं बोला था गिवन मास को अपन किस में लिख सकते हैं, W। और सॉल्यूट के लिए बोल रहा हूं तो सॉल्यूट के लिए एब्रीविएशन क्या लिए, A। सो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या लिया हूं, S। मत जा भाई, इंटू 100। इससे निकल आएगा आपका मास परसेंटेज। आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान था बेटा। पता है हुआ क्या, जैसे 5 सब्जेक्ट में से आपने परसेंटेज अपना निकालना है कि तो कैसे निकालते हो, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इनटू 100। वैसा ही है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। परसेंटेज निकालने के तरीके में क्या अंतर रहेगा, सेम है। वॉल्यूम परसेंटेज बहुत आसान बेटा, बहुत आसान। जो आपने वहां पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किया था, यहां आ जाएगा, सॉरी यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट बोल गए। जो आपने वॉल्यूम वहां पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन किया था, यहीं पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा इनटू 100। इससे निकाल लोगे आप वॉल्यूम परसेंटेज। अगेन इसको कैसे लिख सकते हो, VA डिवाइडेड बाय VS इनटू 100। नोट कर लीजिए, ओके। VA डिवाइडेड बाय VS इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये कंसंट्रेशन कब कब निकालोगे, अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा ना बेटा ये चीज। तो जैसे मास परसेंटेज में निकाल रहा हूं तो मेरे पास सॉल्यूट भी सॉलिड स्टेट में, सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में, या सॉल्यूट का भी मास में ही दिया हो, सॉल्वेंट का भी मास दिया हो क्वेश्चन में, तो मास परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कंपोजिशन पूछा तो, वॉल्यूम अगर दिया है दोनों का तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कंपोजिशन पूछा तो, अगर एक का मास दिया है और दूसरे का वॉल्यूम दिया है, जैसे कि बोल दिया पानी में आपने इतना नमक डाला तो फाइनल वॉल्यूम बढ़ के इतना हो गया, तब वॉल्यूम परसेंटेज निकालोगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालोगे आप। तो इसके लिए क्या करते हैं, मास के लिए W बाई V परसेंटेज इज इक्वल्स टू, क्या क्या एब्रीविएशन था भाई, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल है। किया क्या मैंने, कुछ भी नहीं, बहुत आसान, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, खत्म। एक साइड से मास ऑफ सॉल्यूट ले लिया, नीचे साइड से मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिया, दोनों को मिक्स करके फॉर्मूला बनाया, आ गया। जानते हैं हम होता क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे क्या निकल जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म पीपीएम, समझते हैं पीपीएम, मजा आएगा। पीपीएम होता क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक टर्म आपने सुना होगा हमेशा से कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि हमारा बच्चा लाखों में एक है। लाखों में एक मतलब जहां 1,00,000 लोग खड़े हों उन सबसे बेहतर एक बच्चे की कंपैरिजन किस में हो रही है, 1,00,000 लोगों में। मिलियन मतलब 10 लाख, 10 lakhs, 10 to the power 6। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन किसकी हो रही है, सॉल्यूट की 10 to the power 6 सॉल्वेंट से। समझ आया। इसको ऐसे समझ लो कि हमने एक दाल का दाना रख दिया है, एक दाल को रख दिया है, एक सिंगल ग्रेन को 1 मिलियन चावल के बीच में, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच कैसा हुआ, 1 ppm, यानी 1 पार्ट ऑफ 1 मिलियन। ओके, 10 लाख का एक हिस्सा। ठीक है, इसको यूज कब करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का यूज कहाँ होता है, बड़ा आसान बेटा। तो कहीं पे जैसे ब्लड के अंदर पे वायरस या फिर जो अपन बीमारी हो जाती है मलेरिया वगैरह, तो इसका जो ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें
जो कंसंट्रेशन होता है ना वायरसेस का, वो ब्लड में ppm में आता है। ये बहुत छोटी मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, फिर भी बहुत नुकसान पहुंचा जाते हैं। चलिए, ppm का फॉर्मूला ना कैसे भी आप निकाल सकते हो, कैसे भी मतलब चाहे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 कर दो। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 कर दो। क्यों 10 टू द पावर 6? आपने कंसंट्रेशन निकाला, लेकिन वो कितने में था सॉल्यूशन सॉल्वेंट के? 10 टू द पावर 6 के परसेंटेज में था, सॉरी 10 टू द पावर 6 के रेस्पेक्ट में था, 1 मिलियन के रेस्पेक्ट में था। वॉल्यूम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, कोई दिक्कत नहीं। अगर नंबर्स में दिया है, नंबर्स में मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। बड़ा आसान, सिंपल, ठीक है। अल्टीमेटली मैं किसी भी तरीके से कंसंट्रेशन निकालूं, मेरे को इनटू उसको किसके साथ करना है? 10 टू द पावर 6 के साथ में, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 मिलियन के रेस्पेक्ट में आ रही है। अब यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, यहां से एक चीज याद है आपको, एक चीज और नोट कर लेनी चाहिए इस पे। n हमारा रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, n रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। पार्ट्स पर मिलियन तक समझ में आ गया? तो क्या क्या पढ़े हम अभी? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन। क्या है अगला? अरे वाह, चलो आते हैं न्यूमेरिकल पे। अप्रोच बता रहे हैं आपका, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी है उसको देखेंगे हम। क्या है क्वेश्चन? अ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ NaOH इन A solution contains 10 ग्राम ऑफ NaOH in 90 ग्राम ऑफ वाटर। देखो 90 ग्राम वाटर मतलब पता चल गया अपने पास सॉल्वेंट कौन है? पानी है। सॉल्यूट कौन है? NaOH। और दोनों का क्या दिया हुआ है? मास दिया है। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ मास है, मतलब ये क्या हो गया? गिवन मास। और गिवन मास में लिखना कैसे सिखाया था आप लोगों को? गिवन मास हम मान के चलते हैं W, और सॉल्यूट को क्या लिखते हैं? सबस्क्रिप्ट में A। तो WA इज इक्वल्स टू 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया मेरे को? 90 ग्राम। बड़ा आसान है, पता चल गया मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 10 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। पूछा क्या है? फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ NaOH। बेटा इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? मास परसेंटेज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। मास परसेंटेज NaOH का पूछा है, तो अपने पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? ये है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा, इनटू 100 करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100। बड़ा आसान, कुछ नहीं था इसमें तो, खैर बहुत बेसिक क्वेश्चन डाल रखा था हमने। 10 ग्राम, सॉरी 10%, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ NaOH कितना आया? 10% आया। चलिए यहां तक अपना पूरा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन का अप्रोच ये रहेगा कि क्वेश्चन में जो जो अपने पास गिवन डेटा है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, ठीक है। अपने पास गिवन डेटा क्या क्या? सबसे पहले 15% ऑफ NaCl सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ NaCl। मतलब देखो अपने पास मास परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है अपने पास में, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन है, परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन 15%, ठीक है। और क्या दिया हुआ है भाई? इन 30 ग्राम NaCl प्रेजेंट, मतलब WA अपने पास कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना अपने पास में? 30 ग्राम। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। अपने पास फॉर्मूला क्या था? मास परसेंटेज का गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 था, ठीक है। अपने पास क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन है नहीं, यही तो फाइंड करना था, तो शिफ्ट कर दो मास ऑफ सॉल्यूशन इधर,
गिवन मास इधर और मास परसेंटेज नीचे इंटू 100। गिवन मास कितना है 30, मास परसेंटेज कितना दिया है क्वेश्चन में 15 इंटू 100। ये लो भाई कट गया, आंसर कितना आया 200 ग्राम। ओके, किया क्या, कुछ नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया था इस बार, परसेंटेज दे दिया। इसके पहले अपने को परसेंटेज पूछा था, इस बार मास ऑफ सॉल्यूशन पूछ दिया, आ गया आंसर। ओके ठीक है, तो ये रहेगा अपना गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। इफ यू हैव 200 ग्राम ऑफ 10% NaOH सॉल्यूशन, ओह 2 बार परसेंटेज लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपने पास क्या है 200 ग्राम ऑफ 10% NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। केस नंबर 2 क्या बता रहा है, 100 ग्राम ऑफ 20% सॉल्यूशन, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ NaCl इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ओके, मतलब क्या बोल रहा है बेटा कि अपने पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन बोला है जिसमें 200 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, 10% NaOH सॉल्यूशन, मतलब NaOH सॉल्यूशन में की कंसंट्रेशन क्या है 10%। 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज को कैसे लिखूंगा, अपॉन 100 ही लगाऊंगा ना, 2 0 इधर से गया इधर गया, कितना आया इसमें 20 ग्राम, मतलब समझ में आ गया 10% NaCl, इसमें कितना था सॉल्यूट 200 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूशन 10%। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था अपने पास में 200 ग्राम, जिसमें सॉल्यूट कितना निकाल लिया हमने 20 ग्राम। लिख देता हूं यहाँ पे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन था 200 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैलकुलेट कर लिए कितना 20 ग्राम। अब बारी आती है इधर, इस बार दिया है 100 ग्राम इन 20%, लिख दो 20/100, बड़ा आसान, कट गया। इसमें भी कितना आया 20 ग्राम। अब देखो इसमें गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था केस नंबर 2 में 100 ग्राम, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकाला हमने 20 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला क्या है, you have 200 ग्राम of 10% NaOH solution and 100 ग्राम of 20% NaOH solution, find the mass of the resulting, resulting मतलब दोनों को इसने क्या कर दिया है मिक्स कर दिया है, मिक्स कर दिया है, मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब जब दोनों को मिक्स किए अपने पास मास ऑफ सॉल्यूशन A प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन B, दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो गिवन मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, इन दोनों को आप क्या कर रहे हो आपस में मिक्स कर रहे हो ना। सो पहला केस क्या था 200 ग्राम प्लस सेकेंड केस में मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, ओवरऑल मास ऑफ रिजल्टिंग फाइनल सॉल्यूशन विल बी 300 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इसमें भी 20 ग्राम सॉल्यूट, इसमें भी 20 ग्राम सॉल्यूट, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 यानी कि 40 ग्राम। क्लियर है, तो फाइनल मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया अपने पास 40 ग्राम। अब बचा ही क्या, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बोला था, आप जानते हो मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है अपने पास में 40, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है अपने पास में 300 इनटू 100, काट दो बेटा 100 100 चला गया। अब 3 से 40 को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 13 3 39, 13 बचा 1 पॉइंट लगाते 0, तो 3 3 13.33 समथिंग आएगा, परसेंटेज आ गया 13.33%। समझ आया क्या किया इसमें, अपने पास दो सॉल्यूशन दिया था, पहला सॉल्यूशन में बोला था कि 200 ग्राम सॉल्यूशन है अपने पास, उसमें 10% NaOH है, ठीक है भाई, कितना परसेंट था ग्राम में निकाल दिया। सेकंड सॉल्यूशन में बोला इस बार हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है लेकिन उसमें 20% NaOH दिया है, ठीक है, यहाँ पे 20 ग्राम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल सॉल्यूशन जो रहेगा अपन लोग क्या करेंगे, फिर दोनों को मिक्स अप कर रहे हैं ना, दोनों को ऐड अप कर रहे थे, ऐड अप करने के बाद फाइनल मास कैसे हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक ग्लास में 100 ग्राम पानी, दूसरे में 200 ग्राम, मिक्स कर दिया 300 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट भी ऐड हो गया,
मास परसेंटेज निकाल दिया डायरेक्ट फॉर्मूला में रख के। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू हैव 50 ग्राम्स ऑफ 40% H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक, लिखते हैं 50 ग्राम्स ऑफ 40% H2SO4 सॉल्यूशन, यानी कि अपने पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, और इसमें परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या है 40%। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट 25%। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अपन इसमें और कितना वाटर ऐड करेंगे जिसको 25% बना दें। तो सबसे पहले इसी को कैलकुलेट कर लो ना भाई, ये 50, इसमें कितना है मास ऑफ सॉल्यूट, कैसे निकालोगे 50 इंटू 40/100, परसेंटेज हटा दो, 1 0 इधर गया 1 0 इधर गया, आएगा कितना 20 ग्राम। ओके, फाइनली हमको क्या बोला है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट 25% सोल्यूशन। मतलब अपने पास गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, अपने को बोला क्या जा रहा है कितना पानी और मिलाएं कि ये 40% से घट के कितना हो जाए 25%। तो अपने पास फॉर्मूला वही है, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अपने पास फाइनल परसेंटेज कितना लाना था अपने को, ठीक है, फाइनल परसेंटेज कितना लाना था 25%। ठीक ठीक, फाइनल परसेंटेज था अपना 25, मास ऑफ सॉल्यूट कितना अपने पास में अभी निकाले 20 ग्राम, ठीक है, अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना नहीं पता, नहीं पता कि जब इसको 25% आप बनाओगे, जैसे मान के चलो कि एक तुम्हारे पास में बीकर था, इसके अंदर पे इसका मास कितना टोटल सॉल्यूशन का 50 ग्राम, इसमें NaOH कितना है 40%, 40% NaOH था, ठीक है। इसमें बाहर से पानी कितना मिलाना पड़ेगा कि इसका जो परसेंटेज है 40 से घट के कितना हो जाए 25%। तो जब इसमें बाहर से पानी मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका फाइनल मास भी बढ़ेगा। तो वही फाइनल मास क्या है अपने को यहाँ पे नहीं पता। क्लियर हुआ? फिर से बता दे रहे, मास परसेंटेज के सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ था, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दिया था, उस सॉल्वेंट में कितना परसेंटेज है वो दिया था सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया, पर से मास परसेंटेज निकालना है WA/WS into 100। 25% अपने पास में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, फाइनल मास ऑफ फाइनल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम अपने पास सॉल्यूट था, क्योंकि आप पानी मिला रहे हो सॉल्यूट तो उतना ही है ना, तो सॉल्यूट का मास को एज इट इज रहने दो। WS will be equals to 20 divided by 25 into 100, ठीक है। 25 4s are 100, 24s are 80, so the final mass of solution will be 80, ठीक है। तो क्या अपने को 80 ग्राम पानी मिलाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने पास फिर से कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, देखिए अपने पास ये सॉल्यूशन रखा हुआ था, इस सॉल्यूशन का यहां तक का मास कितना था 50 ग्राम्स था, ठीक है, और इसके अंदर NaOH कितना था 20 ग्राम NaOH था, ये देखो निकाले हैं, ठीक। बोल क्या रहा है कि बाहर से आप इसमें और कितना पानी ऐड करें तो सॉल्यूट तो उतना ही है, ताकि इसका कंसंट्रेशन जो यहाँ पे इस केस में 40% था, ये घट के कितना बन जाए 25%। ओके, तो आपने पानी मिलाया तो नया फाइनल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बना है 80 ग्राम बना है। तो अपने को 80 ग्राम पानी थोड़ी डालना था, अपने को तो ये बीच का डिफरेंस निकालना है ना। कैसे निकालोगे? तो नाउ amount of water to be added is, कितना पानी मिलाना है
वेट ऑफ सॉल्वेंट, बी सॉल्वेंट बताए थे और सॉल्वेंट ही ऐड करें ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट एडेड इज 80 ग्राम्स माइनस 50 ग्राम्स दैट इज इक्वल्स टू 30 ग्राम। आपको खाली 30 ग्राम पानी मिलाना है, तब फिर इसका फाइनल परसेंटेज कितना हो जाएगा 25। ओके बेटा, सो यहां तक क्लियर है। अब आज की लेक्चर थोड़ा रोकता हूं क्योंकि पार्ट पार्ट में जाएंगे हम। आज कंसंट्रेशन में हमने पहले इनिशियली सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख चुके हैं और 3-4 न्यूमेरिकल देखे हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें बचे हुए कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी करके आगे चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।